मैं अशोक त्यागी यूट्यूब के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, स्वतंत्र भारत की राजनीति का 6वां अध्याय। आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको भी आप विस्तार से समझें। बहुत सरल पाठ कह सकते हैं, बहुत सरल अध्याय, जिसमें समझना भी बहुत सरल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें जो पहला हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपातकाल की पृष्ठभूमि। ठीक है, एक एक चीज को नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। आपातकाल की, ठीक है, चेक नोट करते जाएंगे, साथ ही साथ लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे आप। आपातकाल की पृष्ठभूमि, तो हम इस अध्याय में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत होती है, पहला अगर क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले कारण क्या थे, या वे कारण बताइए जिससे इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था। तो देखिए वो क्या कारण थे जिससे आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। आपातकाल के लिए आधार तैयार करने वाले प्रमुख तत्व क्या थे। तो सबसे पहले देखेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले प्रमुख आधार स्तंभ क्या थे। ठीक है, फिर आपातकाल की पृष्ठभूमि के आधार क्या थे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या आधार थे। हम बात करते हैं आर्थिक आधार पर, या आर्थिक कारण। ठीक है, देखिए आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने में पहली भूमिका निभाई थी आर्थिक कारणों ने, क्योंकि जब सन 1971 के चुनाव में इंदिरा ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। ध्यान रखेंगे, एक नंबर का ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कब दिया था? 1971 के चुनाव में। जो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे से चुनाव में आती है, वो, ठीक है, देश में किसी भी आर्थिक स्तर पर, ठीक है, आर्थिक स्तर पर सुधार नहीं ला पाती, नहीं ला पाती। पहली चीज ध्यान रखेंगे, जो इंदिरा सरकार 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे से आई थी, वो आर्थिक आधार पर किसी भी स्तर में सुधार नहीं कर पाई थी। लोग गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और अमीर होते जा रहे थे। जो गरीबी और अमीरी की जो खाई थी वो धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। इसी दौरान और क्या होता है वो देखिए आप, आर्थिक आधार पर ही देश में, क्योंकि हमने देखा था, हमने 1971 के, ठीक है, जो बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान को लेकर जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। इससे लगभग 80 लाख जो बांग्लादेशी थे वो हमारे देश में आ गए थे। ठीक है, जो बांग्लादेशी थे वो कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे। इससे भी हम पे आर्थिक बोझ बढ़ा। और भी आर्थिक आधार पर देखिए क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं। ठीक है, मानसून रूठ गया, अर्थात हम कह सकते हैं देश में अकाल की सी स्थिति हो गई मानसून की वजह से। आर्थिक स्थिति हमारी क्या हो गई थी? अर्थव्यवस्था हमारी, ठीक है, बेपटरी हो गई थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को क्या कर लिया था? ठीक है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को क्या कर दिया था? वेतन को कम कर दिया था। तो देखिए ये ऐसे हालात बने थे देश में आर्थिक आधार पर 1975 से और 1971 के बीच के जो हालात थे,
वो देश की आर्थिक स्थिति को झकझोर करने वाले। क्योंकि एक तो गरीबी हटाओ का जो नारा लेके आई थी सरकार, वो पूरा नहीं कर पाई। दूसरा, हम बांग्लादेश के युद्ध में हमको अपनी शक्ति झोंकनी पड़ी। इसी दौरान लगभग 80 लाख, जो अगर हजार भी कह सकते हैं, तो ये बांग्लादेशी हमारे देश में घुसपैठ कर लिए थे। अर्थ हमारे देश पर एक नया बोझ पड़ा था। इसी दौरान मानसून भी रूठ जाता है, देश में अकाल की स्थिति बन जाती है, खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। ठीक है, और जो कीमतें थी, ठीक है, चाहे हम बात करें तेल की बात करें या हम खाद्य वस्तुओं की बात करें, उनकी कीमतों में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। कीमतों में क्या हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। इधर सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह काट लेती है, तनख्वाह कम कर देती है। तो इससे भी क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो जाता है। तो हम समझेंगे कि आपातकाल की पृष्ठभूमि का पहला जो कारण था वो आर्थिक कारण था, क्योंकि आर्थिक आधार पर ये इंदिरा जो सरकार थी वो जनता के वादे को पूरा नहीं कर पाई, गरीबी को ढंग से, ठीक है, कम करने के लिए प्रयास नहीं किए गए। उधर सरकार, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो भी सरकार से असंतुष्ट हो गए। अब देखेंगे हम दूसरा कारण। कौन सा कारण देखेंगे, हम देखते हैं अब दूसरा कारण। तो दूसरा कारण क्या था, देखिए, अब हम बात करते हैं छात्र आंदोलन। कौन सा दूसरा क्या था, छात्र आंदोलन। देखिए, आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने में दूसरी जो भूमिका निभाने वाले थे वो थे छात्र आंदोलन। तो हम देखेंगे क्या हुआ था। तो दो जगह हम इस पुस्तक में अपनी में पढ़ेंगे, एक तो गुजरात के और दूसरे पढ़ेंगे बिहार के। ध्यान देंगे, सबसे पहला कौन सा आंदोलन होता है, तो जनवरी 1974 में, ठीक है, और ये होता है मार्च 1974 में। ध्यान रखेंगे। तो गुजरात में क्या होता है, गुजरात के छात्रों ने, ठीक है, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, खाद्यान्न संकट और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए आंदोलन तेज कर दिया। विपक्षी पार्टी, अगर हम बात करें कांग्रेस को, कौन, अगर बात करें कांग्रेस ओ की तरफ से, कौन, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ध्यान देंगे, नोट करते जाएंगे साथ में। मोरारजी देसाई और अन्य विपक्षी दलों ने इस गुजरात के छात्र आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था और मांग की थी कि सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए। ये आंदोलन बड़ा तेजी से गुजरात में सक्रिय हुआ, जन जन तक पहुंचा और आखिर वहां की सरकार को त्याग पत्र देना। इसी दौरान क्या होता है, बिहार में, बिहार के छात्र लोगों ने, छात्र नेताओं ने बिहार में बढ़ती खाद्य कीमतों, बेरोजगारी और सरकारी पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में मार्च 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र नेताओं ने आंदोलन को धार देने के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके, कौन, जेपी, जयप्रकाश, ठीक है, नारायण, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन जयप्रकाश जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं इस आंदोलन का तभी नेतृत्व करूंगा, एक तो ये अहिंसक रहेगा और दूसरा ये इसका विस्तार पूरे देश में होगा। बिहार में नहीं, पूरे देश में इसका विस्तार होना चाहिए। सरकार के खिलाफ पूरा पूरा आक्रोश होना चाहिए। तो छात्र आंदोलनों ने भी आपातकाल की पृष्ठभूमि को क्या कर दिया, तैयार कर दिया। तो गुजरात और बिहार में हुए छात्र आंदोलनों ने भी इंदिरा सरकार की नींदों को उड़ा के रख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगले हम बात करेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो नोट करेंगे आप,
तीसरा क्या था, तो देखेंगे हम लोग। तीसरा था रेल हड़ताल। देखिए इससे भी अंतर आया था, इससे भी सरकार दबाव में थी। तीसरा था अगर हम बात करें रेल हड़ताल। ठीक है, क्या होता है वो देखेंगे आप रेल हड़ताल में। तो 1974 में, कब? 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज, ठीक है, फर्नांडिस, ठीक है, इसके हैं जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल आंदोलन हुआ था, रेल हड़ताल हुई थी। लेकिन ये हड़ताल 20 दिन चली। सरकार ने इसकी किसी भी बात को नहीं माना, किसी भी शर्त को नहीं माना। आखिर 20 दिन के बाद, ध्यान रखना, 1974 में ये हड़ताल कितने दिन चल रही थी? 20 दिन। सरकार ने कोई भी बात नहीं मानी और बिना शर्त के ये हड़ताल क्या ले ली गई? वापस ले ली गई। ये पहली बार हुआ था देश में कि जब रेल के पहिए रुक गए थे। रेल के कर्मचारियों ने क्या कर दिया था? चारों तरफ इंदिरा सरकार के विरुद्ध में अपनी मांगों को मनवाने के लिए रेल हड़ताल कर दी। तीसरा देखिए इसमें क्या होता है। चौथा अगर हम बात करते हैं, इस आपातकाल की पृष्ठभूमि को एक नया मोड़ देने वाला जो था वो था न्यायपालिका से संघर्ष। ध्यान देंगे, बिल्कुल सरल है ये, न्यायपालिका से संघर्ष। देखिए क्या होता है वो समझेंगे आप, न्यायपालिका से संघर्ष। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 1974 और 75 के दौरान इंदिरा सरकार ने 73 से इसकी वैसे शुरुआत होती है। अगर हम बात करते हैं कब से हो जाती है? 1973 और 74, क्योंकि 1973 और 74 के दौरान न्यायपालिका संविधान में कुछ संशोधन चाहती थी। ठीक है, तत्कालीन इंदिरा सरकार सुधार के नाम पर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हम बात करें संपत्ति के अधिकार को लेकर चर्चा की थी कि संपत्ति के अधिकार में बदलाव लाया जाना चाहिए। तो न्यायपालिका कह देती है कि संपत्ति के अधिकार को इस तरीके से नहीं बदला जा सकता है जैसा आप बदलना चाहते हो। मौलिक अधिकारों को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो कई ऐसे फैसले थे जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव देखने को मिला था। क्या था? ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। अगर हम बात करते हैं तो न्यायिक फैसलों को लेकर, किसको? ठीक है, न्यायिक फैसलों को लेकर क्या देखने को मिला? टकराव देखने को मिला। पहली चीज ध्यान रखेंगे, क्या है न्यायपालिका संघर्ष? तो तत्कालीन इंदिरा सरकार ने कुछ संविधान संशोधन की बात की थी। तो न्यायपालिका ने ऐसे संशोधनों के बारे में क्या कर दिया था? संविधान के मूल ढांचे को मानकर इसको करने से मना कर दिया। तो तत्कालीन कार्यपालिका को लगा कि यह न्यायपालिका हमारे काम में बेवजह क्या कर रही है? हस्तक्षेप कर रही है। तो इसको लेकर भी क्या होता है? टकराव होता है। और एक और सामने आता है कि इसी न्यायपालिका में वरिष्ठता के क्रम को तोड़ते, ध्यान रखेंगे इसको, वरिष्ठता के क्रम को तोड़ते हुए, ठीक है, वरिष्ठता के क्रम को तोड़ते हुए, ठीक है, जो कम वरिष्ठ न्यायाधीश थे ए एन रे को, ध्यान देंगे, ए एन रे को क्या बना देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, क्या बना देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। इससे भी न्यायपालिका में क्या देखने को मिलता है? संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि जो उससे वरिष्ठ थे दो बंदे, उनको पीछे छोड़ते हुए इंदिरा सरकार ने न्यायपालिका को अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर
कम वरिष्ठ व्यक्ति, कम वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे, एएन रे को क्या बना देते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। इससे भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या देखने को मिलती है, खींचतान देखने को मिलती है। इसके बाद देखेंगे और क्या कारण था। तो देखिए और जो पांचवा जो था वो देखेंगे, हम बात करते हैं पांचवा क्या था वो देखेंगे हम लोग। तो पांचवा आप देखिए, पांचवा था न्यायपालिका का फैसला, क्योंकि आप उसमें भी पढ़ सकते हो चौथे बिंदु में, लेकिन मैं अलग से लिखा देता हूं, न्यायपालिका का फैसला। ठीक है, न्यायपालिका का फैसला। देखिए आपातकाल को निर्णायक मोड़ देने का जो काम किया था, उस न्यायपालिका के फैसले ने किया। क्या फैसला था, क्या इसमें कहानी थी, तो आप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या था, 1971 का जो चुनाव था, इस चुनाव में इंदिरा गांधी का जो लोकसभा क्षेत्र था वो रायबरेली था। कौन सा था? इंदिरा गांधी ने कहां से चुनाव लड़ा था? तो हम बात करते हैं रायबरेली। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ती हैं, और इनके जो चुनाव में विरोधी थे वो थे समाजवादी नेता। ठीक है, कौन? राजनारायण। नोट करते जाएंगे एक चीज को। तो क्या होता है कि 1971 का जो चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी वर्सेस जो चुनाव हुआ था वो राजनारायण हुआ था। अब इसी चुनाव को लेकर क्या होता है कि राजनारायण के द्वारा एक याचिका लगाई जाती है कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 का जो चुनाव जीता था रायबरेली से, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। ठीक है, राजनारायण ने जो 1971 का चुनाव था रायबरेली से हुआ था, उसके विरोध में एक याचिका लगाई थी उच्च न्यायालय में कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। अब होता क्या है देखिए कि 12 जून 1975, एक एक चीज को नोट करते जाएंगे आप। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, उस समय जो न्यायाधीश थे, मुख्य जो न्यायाधीश थे, ठीक है, ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा। ध्यान देंगे तो देखिए क्या होता है न्यायपालिका के फैसले को लेकर भी। तो जगमोहन लाल सिन्हा होते हैं और उन्होंने फैसला ये सुनाया था कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो अवैध था। ठीक है, तो जगमोहन लाल सिन्हा ने 1971 के इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अवैधानिक घोषित कर दिया। ध्यान रखेंगे, चुनाव को बिल्कुल क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया। इससे यह था कि ना तो इंदिरा गांधी संसद की सदस्य रहेंगी, ना पद पर रहेंगी। क्या कर दिया? अवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अवैधानिक घोषित, अवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 24 जून 1975 को, क्योंकि इंदिरा गांधी उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध अपील करती है। कहां पे? सर्वोच्च न्यायालय में। 24 जून 1975 को अपील की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि जब तक इसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है, इंदिरा गांधी क्या बनी रहेंगी? सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाहियों में क्या नहीं ले सकती? भाग नहीं ले सकती। कि कार्यवाही में क्या नहीं ले सकती? भाग नहीं ले सकती।
ठीक है, ध्यान देंगे, भाग नहीं ले सकती। इससे भी आपातकाल के लिए आधार तैयार कर दिया, क्योंकि ये अब सीधा सीधा इंदिरा गांधी की कुर्सी जा रही, क्योंकि इसमें यह भी था कि 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना भी था, सांसदी बरकरार रखी गई थी, लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती थी। इसी दौरान अगर हम बात करें, प्रमुख रूप से पहले भी कर सके हम, छठवीं अगर हम बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण का संसद मार्च और संपूर्ण क्रांति, ध्यान देंगे, संपूर्ण क्रांति, या हम इसी दौरान क्या हुआ था, संसद मार्च, ध्यान देंगे इस चीज को, दोनों क्वेश्चनों को विशेषकर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, संसद मार्च का आह्वान किसने किया था, तो किया था किसने, जेपी नारायण। ठीक है, ध्यान देंगे, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, संसद मार्च का आह्वान किया था, और तारीख चुनी गई थी 25 जून 1975। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए 25 जून 1975 को संसद मार्च और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इंदिरा गांधी ने इन खतरों को देखते हुए अपनी सत्ता को बचाने के लिए, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले प्रमुख कारण क्या थे, नंबर 1 आर्थिक था, दूसरी हम बात करें बिहार और गुजरात में हुए छात्र आंदोलन थे, इसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका से संघर्ष, न्यायपालिका का फैसला, इसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण क्रांति का आह्वान। इससे भी आपातकाल के लिए क्या की, पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये थे आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले। अब देखिए आपातकाल की घोषणा क्या होता है, सब चीजें आपके सामने आएंगी, एक एक क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है आपसे। तो संसद मार्च का भी ध्यान रखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान रखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, ये तो हो गया आपातकाल की पृष्ठभूमि हो गई। अब देखेंगे आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा देखेंगे आप आपातकाल की घोषणा को। इंदिरा सरकार ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 352, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल का, किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का। और उसमें उस समय हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन से पहले, तो यहाँ एक शब्द था आंतरिक अशांति। क्या एक शब्द था, आंतरिक अशांति, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने तर्क रखा था, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उनके सामने तर्क रखा था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी होने वाली है। क्या होने वाली है, देश में अंदरूनी गड़बड़ी होने वाली है, ध्यान रखेंगे, अंदरूनी गड़बड़ी होने वाली है। और अंदरूनी गड़बड़ी अर्थात आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को, कब, ध्यान देंगे, 25 जून 1975 को इसकी घोषणा कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। क्या कर दी गई, आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक। नोट कर लेंगे कि आपातकाल की घोषणा कब होती है, किस आधार पर की जाती है, अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर, क्योंकि आंतरिक अशांति का इसमें प्रयोग किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद उस तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो देश में क्या लग जाती है, इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपातकाल के बाद क्या हुआ, या आपातकाल की घोषणा के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आया। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि आपातकाल के बाद क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आता है। तो देखेंगे, पहला हम बात करते हैं किसकी, बदलाव की, क्या परिणाम हुए,
किसकी बात कर रहे हैं? आपातकाल के परिणाम। देखिए क्या 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 परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। यहां देखेंगे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। ठीक है, विपक्षी नेताओं की क्या होती है? गिरफ्तारियां होती हैं। एक एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तत्कालीन रामलीला मैदान में होने वाली संपूर्ण क्रांति और संसद मार्च के में आए हुए समस्त जयप्रकाश नारायण साहब सहित सभी विपक्षी नेताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितने भी विपक्षी नेता थे, जो इंदिरा विरोधी नेता थे, उन सबको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा और क्या होता है? दूसरा होता है प्रेस सेंसरशिप। ध्यान देंगे क्या होता है? प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं पूछा जा सकता है आपसे अलग अलग से। अखबार में कुछ भी छापने से पहले प्रेस वालों को सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कोई भी खबर छापने से पहले, प्रकाशित करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेना क्या कहलाता है? प्रेस सेंसरशिप। क्या कर दी? प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। ध्यान देना, ये हालात हो गए। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप क्या कर दी? लागू कर दी। तीसरी चीज देखिए और क्या होता है। आरएसएस और जमात इस्लामी संगठनों पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान देंगे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी एवं जमात इस्लामी पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। इनके जो कार्यकर्ता थे उनको जेल में डाल दिया गया। अगर हम बात करें, आपको एक चीज और बता दूं, उस समय तत्काल हमारे वर्तमान राष्ट्रपति अगर मैं बात करूं, सॉरी, वर्तमान राष्ट्रपति नहीं, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय बड़नगर के आरएसएस के जिला अध्यक्ष थे और वो भी लगभग 4 महीनों के लिए क्या हो गए थे? भूमिगत हो गए थे। तो ये बदलाव आया था आपातकाल के बाद। आरएसएस और जमात इस्लामी को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्या होता है देखिए, अगर हम बात करते हैं और क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं संविधान में व्यापक संशोधन। संविधान में क्या किया गया? व्यापक संशोधन किया गया भाई। ध्यान देंगे इस चीज में। व्यापक क्या होता है? संशोधन। यानी हमारे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? 1976 में। इस आपातकाल के दौरान होता है। किसमें? ठीक है, विधानमंडल का जो कार्यकाल है, जो विधान लोकसभा थी उसका कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग, निवारक नजरबंदी का क्या किया गया था? दुरुपयोग किया गया था। ये ऐसा कानून था जो बिना किसी सूचना के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने वाला था। इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो निवारक नजरबंदी का भी क्या किया गया? व्यापक और बड़े पैमाने पर क्या किया गया? दुरुपयोग किया गया। ये और भी कई ऐसे कारण थे जो आपातकाल के दौरान भारतीय जनता को भुगतने पड़े। उस समय एक और चीज सामने आई थी, जबरन नसबंदी वाला भी प्रकरण सामने आया था। तो ये सभी ऐसे हमें बदलाव देखने को मिले, ऐसे कई परिणाम सामने आए। आपातकाल के बाद विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, आरएसएस और जमात इस्लामी नामक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, संविधान में व्यापक संशोधन देखने को मिला, निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग किया गया। क्या किया गया इसका? ठीक है, दुरुपयोग किया गया। ध्यान रखेंगे इसका। सरकार ने इसका व्यापक पैमाने पर क्या किया गया था? दुरुपयोग किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इस बदलाव के बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी अध्याय में,
वो क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं आपातकाल की घोषणा हो गई, आपातकाल की मैंने पृष्ठभूमि के आधार भी लिखा दिया आपको। देखिए आपातकाल हो गया, अब 18 महीने के आपातकाल के बाद देश में चुनाव होते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हालत होते हैं, क्या परिणाम आते हैं। तो देखिए 1977 के, ठीक है, लोकसभा, अगर आपको पूछा जा सकता है कि 1977 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा या आपातकाल के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह धराशायी हो जाती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए, तो आप समझेंगे। 1977 के लोकसभा चुनाव, ठीक है, तो देखेंगे 542 सीटों पर यह चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर हुआ था? 542 सीटों पर यह चुनाव होता है। और इस चुनाव में देखेंगे जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, और उसके सहयोगी दल, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस से 1969 के हम देखते हैं जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो दो दोहराव में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। जो दिग्गज नेता होते हैं जिसको सिंडिकेट कहा जाता है, उस पर आधिपत्य कांग्रेस ओ होती है, और इंदिरा गांधी जो समर्थित होती है वो क्या होती है? कांग्रेस आर होती है। तो देखेंगे चुनाव परिणाम में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सामने आता है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को मात्र कितनी सीटें प्राप्त होती हैं? 154 सीटें मिलती हैं। कितनी सीटें? 154 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जनता पार्टी सरकार को, यानी जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं? 330 सीटें प्राप्त होती हैं। यानी जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पूर्ण सत्ता के साथ क्या आते हैं? बहुमत में आ जाते हैं। वहीं अगर इन 330 में से देखते हैं तो 295 सीटें किसको प्राप्त होती हैं? जनता पार्टी को प्राप्त होती हैं। तो इस चुनाव में 1977 का चुनाव कांग्रेस की करारी हार का चुनाव था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो 1977 के चुनाव में जो 542 सीटों पर यह चुनाव होता है, इस चुनाव में मात्र कांग्रेस को 154 सीटें मिलती हैं, वहीं जनता पार्टी को 295 और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 330 सीटें प्राप्त होती हैं। पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी अपना सरकार बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद क्या देखने को आता है, आपको हम बताते हैं। इस जनता पार्टी सरकार में, ठीक है, 1977 में कौन सी सरकार बनती है? जनता पार्टी की सरकार, ध्यान देंगे, सरकार बनती है। इसमें मोरारजी देसाई, कौन? मोरारजी देसाई को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। देश को दो प्रधानमंत्री, कितने? दो उप प्रधानमंत्री मिलते हैं। कौन कौन? तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल से कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह, ध्यान देंगे, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वही जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम को भी क्या बना देते हैं? उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। बाकी जो इस अध्याय में रह गया है वो अगले अध्याय में, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।